Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, क्लास 8th की NCERT हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर अभी तक हमने 7 चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लिया है। 8th चैप्टर पर हम पहुंच गए हैं, जिसमें हमने महिलाओं की स्थिति और उनकी स्थिति में सुधार हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियोस ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम समझेंगे जातियाँ और समाज में सुधार किस तरीके से किए गए थे, ठीक है। हम अंग्रेजी शासनकाल की बात कर रहे हैं। ओके, हमने जिन सुधारकों के बारे में जाना था, जैसे राजा राम मोहन राय, है ना, दयानंद सरस्वती, इन सब सुधारकों में बहुत सारे सुधारक ऐसे थे जो चाहते थे कि जो जातीय विभिन्नता हमारे देश के अंदर पनप रही है, उस जातीय विभिन्नता को समाप्त किया जाए। जातीय गैर बराबरी के वो लोग विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जातीय व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। जिस तरीके से राजा राम मोहन राय ने एक ग्रंथ की पंक्ति के सहारे, है ना, सती प्रथा का विरोध किया, उसी तरीके से उन्होंने जो जातीय व्यवस्था की आलोचना की है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने एक पुराने ग्रंथ, है ना, बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, जिसके अंदर प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा के वो समर्थक थे। बौद्ध ग्रंथ जो था वो प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, और इस ग्रंथ के अंदर सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था, यानी कि सभी धर्मों को, है ना, एक बराबर आध्यात्मिकता होनी चाहिए, यानी कि सभी को ये ग्रंथ पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया, ठीक है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो परमहंस मंडली किससे संबंधित है? जाति उन्मूलन के लिए, ठीक है। किसके लिए? जाति उन्मूलन के लिए संबंधित है। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे, यानी ये जो सुधारक थे ये कोई निम्न जाति के सुधारक नहीं थे, ये उच्च जातियों के सुधारक थे। फिर भी ये कह रहे थे कि जो निम्न जातियों के साथ में अन्याय हो रहा है उसको खत्म कर देना चाहिए। वो गुप्त बैठकों में ये सुधारक क्या करते थे? ये सुधारक गुप्त बैठकें करते थे, जिसमें भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे। यानी कि बड़े ये जो ऊंची जातियाँ होती हैं उसके अंदर ये जो छुआछूत का जो सिस्टम चलता है, और ये जो भोजन झूठ का जो सिस्टम चलता है, उस कानून को ये उल्लंघन कर देते थे, उल्लंघित कर देते थे। यानी कि किसी का जूठा नहीं खाना है तो ये उस बैठकों में बैठ के एक दूसरे का जूठा खाते थे और स्पर्शता की बातों को खत्म कर देते थे, जिससे क्या कर सके कि वो अपने जो जीवन में जातीय पूर्वाग्रह और जो बंधन आ चुके हैं कि जातियों के से संबंधित जो सिस्टम उनके माइंडसेट में बैठ गया, उस सिस्टम से वो खुद को उभार सके। ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया? उच्च, है ना, धर्मों के लोगों ने गुप्त बैठकें करनी शुरू कर दी थी। कई लोग ऐसे थे जो जातीय आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ईसाई प्रचारक जो थे वो आदिवासी समुदायों के लिए और निचली जातियों के लिए स्कूल खोलने लग गए थे 19वीं सदी तक। यानी कि जब अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी थी, तो उन लोगों ने यहाँ पर आकर, है ना, बच्चों के लिए स्कूल खोलना स्टार्ट कर दिया था। इस प्रकार इन बच्चों की बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिल गए थे। इन बच्चों को बदलती दुनिया, यानी कि अब सभी बच्चों के लिए स्कूल खुल गए, तो सब बच्चे एक बराबरी के स्कूल में जा रहे हैं। तो उनसे क्या हो गया? अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते उनको मिलने लगे थे। यानी कि अब वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, वो उन्हें स्कूल के माहौल में मिलने लग गया था। उस समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर शहर आने लग गए थे। नए कारखाने और नगर पालिकाओं में कई नौकरियां मिल रही थी। अध्याय 6 में, यानी कि जो 6th चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था शहरों में विस्तार के बारे में हमने पढ़ा था। शहरों का विस्तार किस लिए होता है? शहरों में विस्तार इसलिए हो रहा था क्योंकि उस वक्त उद्योग बहुत ज़्यादा पनपने लग गए थे, ठीक है। जो यहाँ के कारीगर थे, गाँव के कारीगर थे, जो लोग बुनकर थे, उनका काम बिल्कुल चौपट हो चुका था। हस्तनिर्मित जो सिस्टम था वो सारा खत्म हो चुका था। अब लोगों को कारखानों की तरफ जाना पड़ रहा था, है ना, कृषि की तरफ जाना पड़ रहा था। इसीलिए लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ बढ़े थे, इसीलिए शहरों का स्थानांतरण हुआ था। ये चीजें हमने देख ली थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी,
है ना। शहरों में नालियाँ बनाई जा रही थी, सड़कें बिछाई जानी थी, इमारतों का निर्माण होना था, सड़कों को साफ, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों या फिर नालियाँ साफ करने वालों, सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत थी, है ना। तो ये काम करने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? ये काम करने के लिए लोग आएंगे गांव से, जिनके पास में अब कोई काम रह नहीं गया है, ठीक है ना। इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने वाले मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहरों में जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। जो शहरों में जा रहे थे ना लोग, उनमें से बहुत सारे लोग निम्न जातियों के थे, क्योंकि गाँव के अंदर तो ये छुआछूत वाला सिस्टम चल रहा था, है ना। कुछ लोग असम से आए थे, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बगानों में काम करने भी चले गए थे। नए स्थानों पर काम करने अक्सर बहुत कठोर हो जाता है, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को ये गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। जैसे जैसे स्कूल खुलने लगे, जैसे जैसे नया सिस्टम आने लगा शहरों के अंदर, वैसे वैसे लोगों को अपने जीवन को सुधारने का मौका मिल गया। यानी कि जो अपमानजनक जीवन उनको उन क्षेत्रों के अंदर बड़े जमींदारों या फिर बड़ी जातियों के हाथों अपना अपमान करवाना पड़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि ऐसा अपमान करने से अच्छा तो हम ये है कि हम कारखानों में जाकर काम करने लग जाते हैं, एटलीस्ट कम से कम इतनी बेइज्जती तो हमारी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी, जैसे कि ये छोटी मोटी नौकरियां तो हम देख रहे हैं, सफाई करना, जैसे ये सिस्टम तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अलग तरीके की नौकरियां भी आ गई थी। जैसे कि सेना के अंदर भर्ती खुल गई थी। अछूत माने जाने वाले महार, है ना, महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी, महार रेजिमेंट में, ठीक है। एक तरफ से हम देख सकते हैं कि ये सामुदायिक आधार पर ये बांटने की कोशिश की गई है यहाँ पर, लेकिन फिर भी उस वक्त की स्थिति ऐसी थी भारत की कि इन्होंने अलग से रेजिमेंट का निर्माण कर दिया गया था। महार रेजिमेंट में नौकरी मिलने लगी थी। हम जातियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जातियों की क्या कंडीशन थी? निम्न जातियों की। क्लियर है कि लोग शहरों में आने लग गए थे, किस लिए? कुछ तो वहाँ पर नौकरियाँ थी नहीं करने के लिए गाँव में, लेकिन कुछ अपमानजनक स्थितियां होने की वजह से उन्होंने खुद को वहाँ से निकाल लेना ही बेहतर समझा, ठीक है। अब देखो, दलित आंदोलन के नेता जो थे B.R. अम्बेडकर, ये इनके बारे में हम सब जानते हैं। तो B.R. अम्बेडकर के जो पिता थे वो सैनिक स्कूल में ही पढ़ाया करते थे। देखो, ये जो जहाँ पर नौकरियाँ निकली थी महार रेजिमेंट के अंदर, तो ये रेजिमेंट में जो लोग भर्ती होते तो उनको परीक्षण वगैरह तो देना ही होता था, सिखाना भी होता था। तो उसी के अंदर B.R. अम्बेडकर के पिताजी एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, ठीक है। समानता और न्याय की बात उस वक्त उठने लगी थी। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। देखो, अभी तक हमने देखा कि जातीय सुधारकों के अंदर बड़े बड़े धर्मों के लोग आए थे, जिन्होंने गुप्त बैठकों के द्वारा ये जो परंपराई जो बंधन बना रखे थे उनको तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जो गैर ब्राह्मण थे वहाँ से भी लोग निकले, ठीक है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब ये सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? घासीदास ने की थी। सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी घासीदास ने, और ये आंदोलन मध्य भारत के अंदर, पूरे मिडल इंडिया के अंदर हुआ था। जिन्होंने क्या किया था? चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया। जितने भी लोग चमड़े से रिलेटेड काम करते थे उन लोगों को इकट्ठा किया और उनकी सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। सतनामी आंदोलन किससे रिलेटेड था? ये था चमड़े का काम करने वाले लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन किया गया था मध्य भारत के अंदर। घासीदास जी ने इसको क्या किया था? सपोर्ट किया था। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने, मथुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल किया। जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ कहते हैं कि जाति व्यवस्था ठीक है, जाति व्यवस्था ठीक है, उन ग्रंथों पर इन्होंने सवाल उठाया। जिसे आज का केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो अलग अलग जातियों की हम बात करते हैं और उनके अंदर विभिन्नता तो है, चलो मानते हैं, लेकिन ये जो आपसे ये जो दोगलापन आ गया है हमारे अंदर, उसको खत्म करना चाहिए, ठीक है। वो आपसी भेदभाव करने वालों का विरोध करते थे। उनके अनुसार सारी मानवता की जाति एक ही है, मानवता की
जाति एक ही है, उनका एक महत्वपूर्ण कथन है। देखिए पशुओं की जाति देखो अलग अलग, जैसे गाय है, गाय को हम एक ही जाति में रख देते हैं, वो किसी भी कैटेगरी की हो, जो गाय की जैसे दिखती है उसको हम गाय बोल देते हैं, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है आपको। अब तोते हैं, किसी भी तरीके का तोता हो, चाहे वो अलग का हो, लेकिन अलग अलग तरीके का हो, सुंदर हो, कुछ ज़्यादा सुंदर ना हो, कोई हरे रंग के होते हैं, रंग बिरंगे रंग के होते हैं, सफ़ेद तोते भी होते हैं, लेकिन बोलते तो हम उसको तोता ही है। तो मानव में क्या ऐसा अंतर आ गया कि हम मानव जाति को अलग से मानने लगे, कि उनके अंदर भी भिन्नता आ गई? ऐसा नहीं होता है कि सभी मानवता की जाति एक ही है। एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यायनु, ठीक है। मानवता की जाति एक है, एक धर्म है और एक ही ईश्वर है। इन सब पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों के लोग थे, ठीक है। ऐसे पंथों की स्थापना किसने की थी? गैर ब्राह्मण जातियों ने की थी, और उनमें बीच ही काम वो करते रहते थे। उन्होंने आदतों और तौर तरीकों को बदलने की कोशिश की और प्रभुताशाली जातियों का अपमान करने के लिए जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी, उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान पैदा करने का भाव पैदा करने की कोशिश की। देखो ये जो पूरे पंथ थे, इन पंथों की स्थापना की थी गैर ब्राह्मण जातियों ने, ठीक है। और उनके अंदर वो काम किया करते थे, इन पंथों के अंदर उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने की कोशिश की कि जो आदतों को हमें देखकर लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये आदतें तो ये पर्टिकुलर जाति करती है ना, उन आदतों को इन्होंने सुधारने की कोशिश की, जिन पर कटाक्ष किया जाता था, जिन पर बोलकर किया जाता था। बड़ी जो जातियां हैं वो कहती है ये तो निम्न जाति के गुण हैं तुम्हारे अंदर, तो उन जातियों को खत्म करने की इन्होंने कोशिश की थी, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारी ये जो छोटी जातियां हैं इसके स्वाभिमान में, है ना, इसके स्वाभिमान के अंदर, इनके अंदर भाव होना चाहिए, इनके अंदर स्वाभिमान का भाव होना चाहिए। तो इन पंथों के आधार पर इन्होंने निम्न जातियों के अंदर स्वाभिमान के भाव को पैदा करने की कोशिश की थी। तो ये हम देख रहे हैं जाति सुधार के अंदर क्या क्या काम किए गए थे, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आया होगा। एक बार आप रिवाइज कर लेना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।